अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सीधे चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। सबसे पहले विपिन चौबे के पास चलेंगे जो काठमांडू में है। विपिन, सेना के कल रात से स्थिति को संभालने के बाद से कोई फर्क काठमांडू और दूसरे जिलों में नजर आ रहा है क्या? देखिए, मैं काठमांडू के बारे में इतना बता सकता हूँ रवि आपको, क्योंकि सेना ने जैसे टेक ओवर किया और जिस तरह का हुड़दंग रात के लगभग 11 बजे तक काठमांडू की सड़कों पे था, वो बहुत डराने वाला था। वो बहुत विभत्स था। सारी सरकारी कॉलोनीज में ये आग लगा रहे थे, बैंकों को लूट रहे थे, पुलिस थानों में आग लगा रहे थे, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके अलावा डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, हर जगह आग, संसद में आग लगा रहे थे। मानने को तैयार नहीं और भीड़ क्या कुछ करने पे आमादा थी, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 10 बजे के बाद सैकड़ों ट्रक में सवार होकर सेना के जवान ने पूरे शहर को अपने कब्जे में लिया है। धीरे धीरे पब्लिक को हटाया और पब्लिक घर गई है। अब सुबह हुई है तो 8 बजे के बाद अभी भी कर्फ्यू लागू है पूरे काठमांडू में और नेपाल के अलग अलग जिलों में जहां पर हिंसा हुई है। लेकिन अभी पब्लिक सड़कों पर नहीं है। 10 बजे के बाद रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि कल बहुत सारी ऐसी मांगे थी जनता की जो मान ली गई, लेकिन उसके बावजूद हिंसा करने का कोई लॉजिक नहीं था। भीड़ बिल्कुल आप समझिए कि कुछ भी करने पर आमादा थी और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को टारगेट किया जा रहा था। यहाँ तक कि इंडियन मीडिया को भी टारगेट किया जा रहा था। तो मिला जुला कर अभी हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन कब तक कंट्रोल में रहेंगे इसको लेकर अभी कुछ कहना मुश्किल है। बिल्कुल, तो हालात पूरी तरह से कब कंट्रोल में आएंगे? हालांकि सेना ने सारा जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में जरूर ले लिया है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद सुनौली बॉर्डर का रुख करते हैं। यहां से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर जुड़े हुए हैं। अभिजीत, हमने देखा कि कैसे कल जो बॉर्डर के इलाके हैं यहां पर भी अलग अलग हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है। अभी फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, सोनौली बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर भी आप सुरक्षा के बंदोबस्त देखेंगे। वाहनों का आना जाना जो है उसको कल देर शाम से ही रोक दिया गया, क्योंकि शाम को ही यहां पर 6 बजे के आसपास हिंसा भड़की थी, हिंसक भीड़ यहां पर पहुंची थी, आगजनी भी हुई थी। और सामने हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस बैरिकेडिंग के पार यानी इस गेट को पार करने के बाद ही नेपाल शुरू हो जाता है। और सामने की तस्वीर अगर जूम करके हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं तो वहां पर सेना ने मोर्चा संभाला हुआ। आगे सेना की एक टुकड़ी भी वहां पर मौजूद है जिसको कि अभी ब्रीफ किया जा रहा है। और बार बार यहाँ पर पेट्रोलिंग की जो गाड़ियां हैं सेना की वो आ रही हैं और परिस्थिति को देख रही हैं। सामने एक बूम बैरियर आप देखेंगे जिसको कि अमूमन सुबह 6 बजे खोल दिया जाता है और आवाजाही जो है वो बॉर्डर एरिया से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश से लोग नेपाल की ओर जाते हैं, नेपाल से आते हैं, लेकिन आज उस बूम बैरियर को बंद रखा गया है, यानी कि वाहनों का जो प्रवेश है नेपाल के अंदर वो पूरी तरीके से बंद है। और ये तस्वीरें दिखाते दिखाते ही हम आपको नेपाल की तरफ हम आ गए हैं। नेपाल के अंदर मौजूद है जो कि बेलहिया इलाका से शुरू होता है और बेलहिया में कल जमकर उपद्रवियों ने यहाँ पर तोड़फोड़ और आगजनी भी की थी। यहाँ पर कस्टम ऑफिस को आग के हवाले कर दिया था, भंसार का जो कार्यालय होता है उसको आग के हवाले कर दिया गया था और यहाँ से आगे भैरवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया था। मॉल में जमकर लूट हुई थी। उसके बाद से पूरे बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, गाड़ियों के आने जाने पर प्रतिबंध है। लोग जो पैदल यात्री नेपाल से उत्तर प्रदेश की ओर जाना चाहते हो, सामने आप देख सकते हैं एक लंबी लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी और चेकिंग के बाद उनको भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। ये सारे नेपाली नागरिक हैं या फिर भारतीय नागरिक भी हैं जो कि घूमने फिरने के लिए नेपाल आते जाते रहते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स के पास दिखाई देंगी। बिल्कुल अभिजीत, हम लौटेंगे आपके पास। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सीमाओं पर इस वक्त कैसी स्थिति है और किस तरीके से यहाँ पर निगरानी बढ़ा दी गई। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए, काठमांडू चलेंगे। वीरेंद्र केम हमारे साथ जुड़े। वीरेंद्र जी, हम समझना चाहेंगे आगे का रोड मैप क्या दिखाई दे रहा? अभी तो एक एनआरकी स्टेट में नेपाल है, अभी सरकार नहीं है, सेना सड़कों पर है और उपद्रवी भी सड़कों पर है। तो आगे का रोड क्या दिखाई दे रहा, आगे की राह क्या दिखाई दे रही है? और हमारे साथ प्रोफेसर सांतेश भी जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। सांतेश जी, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। हम वीरेंद्र केएम से भी ये सवाल लेंगे। आपको क्या दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ दिनों में? नेपाल की राह क्या दिखाई दे रही? क्योंकि एक अराजकता तो वहां फैल गई है जिसको सेना फिलहाल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए। अभी वहां जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में मुझे लगता है कि अभी कोई सरकार बनने जा रही है, जो बार बार कह रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, उस पर भी सवाल है। क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट लोग आए हैं, क्या उनको जनता का समर्थन है? तो आप देखेंगे जनता किसी तरह भी लीडर से विश्वास नहीं करना चाह रही है। तो ऐसे परिस्थिति मुझे लगता है कल रात को जो वहां पे सैन्य शासन अभी लगा है
फिलहाल आंतरिक समय में या आपातकाल में, मुझे लगता है वो ठीक है और वो चलना चाहिए कुछ लंबे समय के लिए, क्योंकि 2008 के बाद से आप देखेंगे जब से राजा हटे हैं, तब से या राजतंत्र जब से हटा है तब, तो तब से लेके आज तक लगातार लगभग 10 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जनता सड़कों पर उतर गई 2 दिन में तो अराजकता आ गई। तो मैं तो बोलूंगा पॉलिटिकल एनार्की तो पहले से चल रही है। वहां पॉलिटिकल पार्टीज में ऑलरेडी वहां पे एकजुटता नहीं है, या फिर राष्ट्र को लेकर समर्पण नहीं है, आपस में डिवाइडेड रहे हैं। कोalition गवर्नमेंट ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जो धूर विरोधी रही हैं। आप भी वर्तमान सरकार का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अमेज्ड रहेंगे कि एक तरफ तो नेपाली कांग्रेस हमेशा लेफ्टिस्ट का विरोध करती है और वही नेपाली कांग्रेस आज बैक कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं वहां घट रही थी, जब दर्शाता है कि वहां पे इंटरनली आंतरिक रूप से कहीं न कहीं ये अंदर से धधक रहा था जनता के अंदर कि क्या चल रहा है। क्योंकि जो एलिट क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लास है, उसका सिंपल सा था, उसे शासन में बने रहना था। वो कहीं न कहीं जनता का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता था और कर रहा था, मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अभी आप देखिए जिस तरह जनता सड़कों पर उतरी है, कोई अचानक से एक दिन की घटना नहीं है। ये पिछले 2008 से लेके आज तक लगभग 17 सालों का ये पूरा एक तंत्र जो अंदर से धधक रहा था उसका परिणाम है। तो जनता वहां पे खुश नहीं थी, किसी तरह भी खुश नहीं थी। या तो संविधान में बड़े अच्छा परिवर्तन करे, क्योंकि 2015 में जो संविधान है तब से लेके आज तक संविधान में बहुत स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगाए जा रहे हैं। तो संविधान में परिवर्तन करने की तरह संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर लोकतंत्र की स्थापना या रिस्टोर करने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले भी आप देखेंगे जो पूरा आंदोलन चला, इसमें ऐसा नहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसी पे ही प्रतिबंध लग गया और काम हो गया, प्रतिबंध लगने से ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया, ऐसा नहीं था। इसके पीछे देखिए असमानता बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप पिछले साल के डेटा उठा के देखिए, लगभग 7.5 लाख नेपाली बाहर गए जॉब करने अपनी कंट्री छोड़ के। तो ऐसी परिस्थितियों में लोग निराशा में हैं। बिल्कुल शांतेश कुमार जी, तो वजह ऐसा नहीं है। हालांकि अगर हम देखें तो एक तरह से उग्र और भड़काने का काम जरूर किया सोशल मीडिया बैन ने, लेकिन चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो, जो बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर फैल चुका था नेपाल में, इसको लेकर असंतोष था और वो सड़कों पर दिखाए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।